अंतरसेना पुलिस मानगढ़ बचाओ। Yes. अंतरसेना पुलिस मानगढ़। After the hoisting of the national flag by the Honorable Prime Minister and the 21-gun salute, flower petals being showered at the venue by two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, one trooping the national flag and the other trooping a flag depicting Vande Mataram. The captains of the helicopters, Wing Commander Rajat and Squadron Leader Ankit Varshane. What a sight to behold! वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के शुभ और पावन अवसर पर Mi-17 हेलीकॉप्टर्स उनका झंडा लेकर आसमान में विलीन होते हुए और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की प्रतीक्षा। प्रधानमंत्री महोदय विशिष्ट दर्शक दीर्घा में मौजूद विशिष्ट अतिथिगणों को अभिवादन करते हुए flower petals coming onto the ground like blessings from all our freedom fighters, from all our elders. Shri Bankim Chandra Chatterjee's song Vande Mataram, which still unites, still reverberates in our hearts, still ignites the hearts with patriotism. Contingents of the military band and the tri-services along with the Delhi police now marching smartly from the front of the ramparts towards the right of the ramparts of the Red Fort. What a march, stoic and precise. आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र्य सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले
महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है, उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है, तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है, जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है। हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है। नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है, और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं,
पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे। 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल 5 के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है, उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है, उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और अगला 1/4 हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा। हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं, वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्सन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबड़ है। हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का, सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए। क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज, और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी 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 होना चाहिए और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़ा मुझे देना चाहिए आपको। 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है। करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले। हम स्टार्टअप ओपन कर दिया, आपने देखा होगा। भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया। उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों नया क्षेत्र है, एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। दो 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल।
इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। गिनती चल रही है और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं। देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों को कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब आंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाएं, कदम से कदम मिलाएं, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाएं। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामला मातरम, वंदे मातरम।
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি তোমার প্রতিমা গড়ে মন্দিরে মন্দিরে বন্দে মাতরম ত্বং হি দুর্গা দশ প্রহরণধারিণী কমলা কমল দল বিহারিণী वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां कमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषिता धरणी धरणी मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तनु जय जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय